Hello friends, welcomes you on my YouTube channel. I hope you will like my old videos and also subscribe my YouTube channel. जैसा कि हम अपने पहले 7 प्रिंसिपल्स कवर कर चुके हैं, तो आज हम अपने 8th प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रिंसिपल का नाम क्या है? सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब कि केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण। जैसे इनके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का क्या मतलब होता है? मतलब कि जो भी चीज़ हो, या अब यहाँ पे बिजनेस में हम कह सकते हैं जो भी हमारे राइट्स हैं, रिमेन्स ओनली इन द हैंड ऑफ ओनर्स एंड डायरेक्टर्स। मतलब कि जो हमारे मुखिया हैं, जो हमारे ओनर्स हैं, जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं, सेंट्रलाइजेशन में सारे अधिकार सिर्फ उन्हीं के पास रह जाते हैं। और डिसेंट्रलाइजेशन, विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? एक्सपेंड कर देना, मतलब कि उसका विस्तार कर देना या उसको आगे बांट देना। तो यहाँ पे क्या बटेगा? जो अधिकार हैं, जो राइट्स हैं रिलेटेड टू बिजनेस रिमेन्स नॉट ओनली इन द ओनर्स बट ऑल्सो इन द हैंड्स ऑफ सुबॉर्डिनेट्स। कहने का मतलब जो भी अधिकार है वो ना केवल वरिष्ठ अधिकारियों के पास रहकर वो क्या सुबॉर्डिनेट्स, मध्यस्थों के पास भी जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? डिसेंट्रलाइजेशन। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल के अनुसार सुपीरियर्स शुड अडोप्ट इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन। मतलब कि इस प्रिंसिपल में जो हमारे मुखिया होते हैं, जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी होते हैं, उन्हें अडोप्ट करना चाहिए क्या? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, मतलब कि प्रभावपूर्व केंद्रीकरण अपनाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन एंड कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन की बजाय। इंस्टेड का मतलब होता है की बजाय, किसके? पूर्ण केंद्रीकरण या पूर्ण विकेंद्रीकरण की बजाय उन्हें एक प्रभावपूर्ण केंद्रीकरण अपनाना चाहिए। मतलब कि ना ही सारे अधिकार मुखिया के पास हों, ना ही सारे अधिकार सुबॉर्डिनेट्स के पास हों। मतलब कि ऐसा हो कि जिसमें दोनों सेटिस्फाइड हों। इसका मतलब क्या? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। मैं आपको कह दूं कि ये प्रिंसिपल हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, और ये हमसे 4 नंबर में इनके डिफरेंस में ही पूछा जा सकता है, या इनमें डिफरेंस बताने के लिए भी कह सकता है। तो प्लीज़ आप इसे पूरा सुनिएगा और जहाँ तक हो सके आप इसे पूरा पढ़िएगा। बाय इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन, प्रभावपूर्ण विकेंद्रीकरण के साथ, फ्यूल डज नॉट मीन, फ्यूल का मतलब यह नहीं कि अथॉरिटी शुड बी कम्प्लीटली सेंट्रलाइज्ड, कि जो अधिकार हैं वो पूरे के पूरे क्या कर दिए जाएं? सेंट्रलाइज्ड, मतलब कि केंद्रीकरण कर दिए जाएं ओनर्स के पास ही। फ्यूल का यह मतलब नहीं है कि इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन के सारे अधिकार बस मुख्य के पास हों। ही फील्स डैट, वो कहना चाहता है कि द सुपीरियर्स शुड कीप द अथॉरिटी, जो मुख्य होते हैं उन्हें अथॉरिटी को ऐसे लेकर चलना चाहिए ऑफ टेकिंग इम्पोर्टेंट डिसीजन इन देयर ओवन हैंड। जो प्रमुख निर्णय वाली अथॉरिटियाँ होती हैं उनको अपने हाथ में रखना चाहिए। वाइल द अथॉरिटी ऑफ द डेली डिसीजन, जो डेली के डिसीजन के होते हैं जैसे सेल, परचेज, रॉ मटेरियल, एनी एक्सेट्रा, जो भी डेली यूज़ के होते हैं, और लेस इम्पोर्टेंट, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते। मतलब कि इंपॉर्टेंट में क्या आगे? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, ये सब किन्हें करनी चाहिए? अथॉरिटी को करनी चाहिए। और जबकि जो डेली यूज़ के जैसे सेल, परचेज, फाइनेंसिंग, ये सब क्या कर देनी चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन कर देनी चाहिए अपने सबॉर्डिनेट्स को। ये हो गया। डिसीजंस ऑफ लेस इंपॉर्टेंट शुड बी डेलीकेटेड टू सबॉर्डिनेट्स, ये हमने पढ़ दिया। द रेशियो ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कैन डाइफर इन देयर सिचुएशन, मतलब कि जो रेशो होती है, जो मतलब कि अथॉरिटीज़ बचती हैं, वो सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ एडवांटेज टू हैव मोर सेंट्रलाइजेशन इन स्मॉल बिजनेस। ये देखिए, जैसे हमारा छोटा व्यापार है, छोटे व्यापार में हमारे सबॉर्डिनेट्स ज़्यादा नहीं होते, ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 सबॉर्डिनेट्स होते हैं, और जो मुख्य होता है वो सारे अधिकार क्या करता है? अपने पास रखता है। ये स्मॉल बिजनेस में तो संभव है सेंट्रलाइजेशन, एंड मोर डिसेंट्रलाइजेशन इन बिजनेस यूनिट। लेकिन जो विकेंद्रीकरण है वो ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ देखा जाता है? बड़े पैमाने की ऑर्गेनाइजेशन पे, क्योंकि वहाँ पर डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं, बहुत से मैनेजर होते हैं, बहुत से सबॉर्डिनेट्स होते हैं, इसलिए वो सारा का सारा केंद्रीकरण करना वहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है। जैसे फॉर एग्जांपल द डिसीजन इन रिस्पेक्ट ऑफ डिटर्मिनिंग ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजेशन
ये सब किसके हाथों में होता है? सुपीरियर्स के हाथ में। और बाकी डेली यूज़ के रॉ मटेरियल, ग्रांटिंग लीव टू द एम्प्लॉयर सेक्टर शुड बी डेलीकेटेड टू सुबॉर्डिनेट्स, ये हम अपने किनको दे देते हैं? मध्यस्थों को दे देते हैं। अब आप यहाँ से भी पता लगा सकते हैं कि जो हमारा वर्कलोड है, वर्कलोड किन पे ज़्यादा होता है और किन पे कम होता है। अगर हम सेंट्रलाइजेशन केंद्रीकरण करते हैं तो इससे हमारा काम जो है वो सुपीरियर्स पर ज़्यादा होगा। अगर डिसेंट्रलाइजेशन में वर्कलोड की बात करें तो उनमें सुपीरियर और सबॉर्डिनेट में क्या हो जाता है? काम डिवाइड हो जाता है। ऐसे ही हम अगर बात करें कि मध्यस्थों को क्या कोई एनकरेजमेंट मिलती है, तो सेंट्रलाइजेशन में मध्यस्थों को कोई एनकरेजमेंट, कोई प्रस्तावना या कोई भी उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा नहीं मिलती। जबकि डिसेंट्रलाइजेशन में जब सबॉर्डिनेट्स के पास अधिकार आ जाते हैं, वो काम को अपना दिल लगा के करते हैं, जिससे वो आगे चलकर एनकरेज होते हैं और अपने काम को अच्छे ढंग से करने का सोचते हैं। और इसमें अधिकारों का विकेंद्रीकरण मतलब कि बंटवारा नहीं होता, इसमें अधिकार जो होते हैं बच जाते हैं। ये छोटे पैमाने के बिजनेस के लिए आवश्यक है और ये बड़े पैमाने के बिजनेस के लिए डिसेंट्रलाइजेशन आवश्यक है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं इसके इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव इफेक्ट। पॉजिटिव क्या है? डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर। अगर हम मतलब मान लीजिए अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करते तो इससे, और अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन नहीं करेंगे तो सुपीरियर्स पे लोड बढ़ जाएगा। अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर चलते हैं तो डिक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ सुपीरियर का काम कम हो जाएगा। बेटर एंड क्विक डिसीजन, अच्छे और उचित निर्णय लिए जाएंगे क्योंकि सुपीरियर बड़े निर्णय लेगा और जो सबॉर्डिनेट है वो छोटे निर्णय ले पाएगा। इंक्रीज इन द एनकरेजमेंट ऑफ द सबॉर्डिनेट्स, जो एनकरेजमेंट है और सबॉर्डिनेट्स में वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है। इसके नेगेटिव इफेक्ट, डिक्लाइन इन द एनकरेजमेंट बढ़ नहीं पाएगी। इम्पेशेंट एंड रॉन्ग डिसीजंस टेकन, क्योंकि जो सुपीरियर है उसके पास दबाव होगा, उसके काम का दबाव होगा, इसलिए वो अच्छे निर्णय नहीं ले पाएगा। अननेसेसरी इंक्रीज इन द वर्कलोड ऑफ द सुपीरियर, और सुपीरियर्स पर काम भी क्या पड़ जाएगा इन केस ऑफ सेंट्रलाइजेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट। और साथ में आप देख सकते हैं ऑफ द सबॉर्डिनेट्स इन केस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। अगर हम पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइजेशन कर देते हैं सबॉर्डिनेट्स पर तो इससे सबॉर्डिनेट्स के ऊपर भी जो क्या होता है, काम का लोड ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? इफेक्टिव सेंट्रलाइजेशन करके लेकर चलना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।